दोस्तों 30 सितंबर को यूनाइटेड नेशन का 79वां सेशन भी खत्म हो गया। तमाम देशों और दुनिया भर के लीडरों के द्वारा यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग के बाद भी यूनाइटेड नेशन यूएन के अंदर बदलाव को लेकर किसी ठोस कदम पर नहीं पहुंच सका और एक और यूनाइटेड नेशन का सेशन खत्म हो गया। अक्सर लोगों की तरफ से और एक्सपर्ट की तरफ से यह बात बोली जाती है कि अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव नहीं होते और भारत को डोट परमानेंट सदस्यता नहीं दी जाती तो भारत को यूनाइटेड नेशन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारत ऐसा कर सकता है और क्या कोई यूनाइटेड नेशन का सदस्य देश यूनाइटेड नेशन को छोड़ सकता है और पास्ट में क्या किसी देश ने ऐसा किया है। इसके साथ ही जिस तरह से ब्रिक्स संगठन एक्सपेंड हो रहा है और तेजी से नए नए देश ब्रिक्स के अंदर शामिल होने के लिए आ रहे हैं कि आगे चलकर ब्रिक्स संगठन यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व को खत्म कर सकता है और क्या ब्रिक्स देश आगे चलकर यूनाइटेड नेशन को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट तो ऐसे आए भी हैं। इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग काफी लंबे समय से चल रही है और भारत की परमानेंट सदस्यता की मांग यूनाइटेड नेशन के 4 परमानेंट सदस्य देश खुलकर यूनाइटेड नेशन के मंच से कर चुके हैं। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव की मांग को तो चीन ने भी मंजूरी दी है, लेकिन भारत का नाम उसने नहीं लिया। साथ ही उसने यह जरूर कहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन जरूरी है और नए देश को इसमें सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ ही रूस के द्वारा यह कहा गया कि हम किसी भी वेस्टर्न देश को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सदस्यता के रूप में नहीं देखना चाहते। भारत और ब्राजील इसमें केवल शामिल होने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के पक्ष वाले देशों की संख्या यूनाइटेड नेशन में ज्यादा है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तीनों एक ही गुट के माने जाते हैं। इसीलिए रूस नहीं चाहता कि इसमें जर्मनी, जापान जैसे देशों की एंट्री हो, यानी कि कोई परमानेंट देश किसी को चाहता है तो कोई किसी को, जिससे यूनाइटेड नेशन के अंदर बदलाव एक बार फिर से डिले हो रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत का कंट्रीब्यूशन यूनाइटेड नेशन के अंदर बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिर चाहे यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की आर्मी हो या फिर भारत की तरफ से दिया जाने वाला फंड। लेकिन इन सब के बावजूद दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसको यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सदस्यता से अभी भी दूर ही रखा गया है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स और लोगों की तरफ से यह मांग की जा रही है कि अब समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो भारत को यूनाइटेड नेशन से हट जाना चाहिए। वही बातें तो यहाँ तक की जा रही है कि ब्रिक्स संगठन को भी यूनाइटेड नेशन से हट जाना चाहिए, क्योंकि हाल ही में ब्रिक्स देशों की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे उभरते देशों को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जब दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इन देशों में रहते हैं और इनकी अर्थव्यवस्थाएं भी तेजी से बढ़ रही है तो यह केवल 5 देशों का क्लब नहीं रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार नहीं होता तो क्या ब्रिक्स देश या फिर भारत संयुक्त राष्ट्र से बाहर हो सकते हैं। इस बारे में कई एक्सपर्ट की अलग अलग राय है। अगर हम इतिहास देखें तो 1965 में इंडोनेशिया ने यूएन से बाहर होने का ऐलान किया था। वह मलेशिया को सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिलने से नाराज थे। हालांकि 1 साल बाद इंडोनेशिया वापस यूएन में शामिल हो गया था। इसीलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर
ब्रिक्स देश ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा, या फिर भारत अगर ऐसा करता है तो उसका यूएन पर क्या असर पड़ता है। हालांकि ब्रिक्स देश पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन से बाहर होने की बात नहीं कर रहे, लेकिन यह जरूर मानते हैं कि अगर सुधार नहीं होते तो उन्हें अपने अलग रास्ते तलाशने होंगे। इसी के चलते ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना की है, ताकि आर्थिक मामलों में यह पश्चिमी देशों पर निर्भर न रहे। इस बैंक का मकसद ब्रिक्स देशों और अन्य विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग देना है। इसके अलावा ब्रिक्स देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिक्स में सऊदी अरब, यूएई जैसे नए देश को भी शामिल किया गया है, जिससे इस संगठन का प्रभाव और बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग से ब्रिक्स देशों की ही नहीं है, अफ्रीका के कई देश, लैटिन अमेरिका और एशिया के अन्य देश भी इस बात को मानते हैं कि आज की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र का ढांचा पुराना हो चुका है और इसे बदलने की सख्त जरूरत है। लेकिन यह सुधार कैसे होंगे, यह सब सवाल बड़ा और जटिल है। यूएन का ढांचा बदलना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल हर देश को सहमति देनी होगी और मौजूदा स्थायी सदस्य खासकर अमेरिका, चीन और रूस इस ढांचे को बदलने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। अगर संयुक्त राष्ट्र में सुधार नहीं होते तो हो सकता है कि ब्रिक्स देश यूएन से बाहर तो ना जाएं, लेकिन वह अपने अलग मंच और सहयोग के रास्ते जरूर ढूंढ सकते हैं। वहीं से वैश्विक राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण हो सकता है, जहां पश्चिमी देशों की बजाय ब्रिक्स और उनके सहयोगी देशों का गठबंधन मजबूत हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, साफ है कि पास्ट में एक बार इंडोनेशिया यूएन से बाहर हो चुका है, तो यह संभव तो है कि यूएन से कोई देश हट जाए। और अगर भारत ये स्टेप उठाता है तो भारत की देखाद देखी कई देश भी यूएन से अपने आप को पीछे कर लेंगे। हालांकि ब्रिक्स देश ऐसा करें, इसकी संभावना कम है, क्योंकि चीन और रूस तो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट सदस्य हैं ही। वहीं अब इस महीने यानी कि अक्टूबर में ब्रिक्स की अहम बैठक रूस में होने वाली है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि यह बैठक काफी कुछ डिसाइड करेगा कि ब्रिक्स संगठन कितना दूर जाने वाला है और कितना ज्यादा मजबूत होने वाला है। इस बार की ब्रिक्स मीटिंग को रशिया होल्ड कर रहा है और यह कजानगर में होने वाला है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ऑलरेडी रूस की यात्रा करके आए हैं। वहीं जब भारतीय एनएसए अजीत डडवाल रूस के दौरे पर गए थे, उस दौरान रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स में इंतजार करूंगा। साथ ही उन्हें इनवाइट भी किया। वहीं इस बार की ब्रिक्स समिट 22 से 24 अक्टूबर के बीच में होने वाली है, जिसमें कई नए देश, साथ ही कई देश जिसमें पाकिस्तान, तुर्की भी शामिल है, इन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने की रिक्वेस्ट भी की है। हालांकि तुर्की तो इस संगठन में शामिल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान भारत की वजह से इस संगठन में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए सभी देशों की सहमति की जरूरत होती है। वहीं इस बार की ब्रिक्स समिट पर दुनिया भर की नजरें होगी, क्योंकि लगातार वेस्टर्न मीडिया के द्वारा भी भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से ब्रिक्स समिट को लेकर कई सवाल पूछे गए थे, जिस पर कई तगड़े बयान भारतीय विदेश मंत्री ने वेस्टर्न मीडिया को दिया था, जो कि दिखाता है कि ब्रिक्स समिट को लेकर भारत कितना सीरियस है। जयशंकर ने कहा था कि जब वेस्टर्न कंट्रीज अपने G7 समिट में अन्य देशों को शामिल नहीं करेंगे और भारत दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद G7 में शामिल नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता देखना ही होगा। यह स्टेटमेंट काफी ज्यादा वायरल हुआ था और इन फ्यूचर ऐसा भी देखा जा सकता है, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटीज भी है कि G7 देश भी भारत को G7 समूह में शामिल होने का इनविटेशन भेज दे, क्योंकि हर बार भारत को इनवाइट तो ये लोग करते ही हैं। बहरहाल 22 से 24
अक्टूबर में ब्रिक्स संगठन के द्वारा क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि सऊदी से तेल खरीदने के लिए पेट्रो डॉलर के इस्तेमाल को बंद करने का फैसला ब्रिक्स देश ले ही चुके हैं। इसके साथ ही डॉलर को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स करेंसी का फॉर्मेशन भी इस समिट के दौरान हो सकता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है कि यूएन में अगर बदलाव नहीं होते तो भारत को यूनाइटेड नेशन से हट जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।